नमस्कार, इस बुलेटिन में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। फसलों पर अब सरकार द्वारा 33% फसल के नुकसान पर भी मुआवजा देने की घोषणा से मायूस किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से खुशी लौट आई है। इस घोषणा ने किसानों के जख्मों पर मरहम का काम किया है। हालांकि बची खुची गेहूं की फसल पर कटाई का काम चालू है। बादशाहपुर और पलवल गाँव के प्रगतिशील किसानों का मानना है कि सरकार ने अब 33% फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा देने की घोषणा की है। इससे किसानों को राहत मिलेगी और यह एक प्रशंसनीय फैसला माना जा रहा है। किसानों ने सरकार की इस घोषणा को खुले दिल से स्वागत किया है। बीजेपी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में फेरबदल करने व प्रदेश में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में फेरबदल करने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग की और धर्मशाला से लेकर लघु सचिवालय तक जोरदार रोष प्रदर्शन किया और साथ ही लघु सचिवालय में जाकर धरना भी दिया। देखिए, आज भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, उसके साथ साथ जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं और जो चुनावी वायदे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने के लिए, भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली में जो हमारी रैली है, किसान और खेत मजदूर रैली 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में, उसके लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और साथ साथ जो ओलावृष्टि हुई है, सामयिक बरसात हुई, उसकी वजह से यहाँ पूरा हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नुकसान हुआ, करनाल में भी हुआ। खुद ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें पूरी आशा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो हमने ज्ञापन सौंपे हैं उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई होगी और ये सरकार अपने चुनावी वायदे पूरे करते हुए किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान हर वर्ग को देखेगी और उनको राहत देने का काम करेगी। धरने पे क्यों बैठना पड़ गया था? नहीं, धरने पे इसलिए बैठना पड़ा कि हमारा ये कार्यक्रम हम सभी जिलों में जो वहाँ के अलग अलग जिलों के उपायुक्त हैं उनको ये ज्ञापन देते हैं और जब हम यहाँ पर पहुँचे हमें पता चला गया कि कुछ ही मिनट पहले, 5 मिनट पहले यहाँ से उपायुक्त महोदय गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक जो सर्वेंट है, जो जनता के सेवक हैं, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और हम भी पब्लिक की समस्याएं और उनका दुख लेकर के यहाँ पर आए हैं। आज हर रोज़ डकैती, अपहरण, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं होती हैं। 6 किसान अभी तक आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो ये संवेदनशीलता की आज प्रदेश में ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप को हो, चाहे वो प्रशासन को हो। तो इन बातों को लेकर के हमें बैठना पड़ा। अंत में वो आए हैं। मैं समझता हूं कि अब ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये तमाम मुद्दे पहुंचेंगे और इसका हल निकलेगा। देखिए, पूरी कांग्रेस यहाँ पर आई है और ये मैं समझता हूँ कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ना देखें और इनको उसी संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है वही हर जिले में आती है। वो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साथी है जो नहीं आया है। चाहिए, हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि कानून व्यवस्था ठीक हो, जो जिसका हक बनता है, जो चुनावी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए वो पूरे हों जल्दी से। फरीदाबाद में पिछले 4 दिनों से गर्भवती महिलाएं हड़ताल के कारण अल्ट्रासाउंड नहीं करा पा रही। दरअसल पीएनडीटी एक्ट यानी गर्भ में लिंग के जांच के सख्त नियमों और सरकारी स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के चलते पिछले 4 दिन से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं की जा रही है। इसका कारण हड़ताल है, जिससे बीमार गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि सीएमओ की पहल पर यह हड़ताल वापस ले ली गई और अब शनिवार से अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की जांच शुरू हो गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। यमुनानगर के जग्गाधरी रेलवे पुलिस के आगे बैठे यह चोर बहुत ही शातिर हैं। इन चोरों ने 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी वारदातें की हैं जो रेलगाड़ी के बीच में होती थी। इनका मुख्य काम यही होता था कि रेलगाड़ी में सफर कर रहे लोगों को पलक झपकते ही उनके सामान पर से हाथ साफ कर लेना। लगातार रेलगाड़ी में बढ़ रही चोरियों के चलते रेलवे पुलिस व आरपीएफ भी सख्ते में थी, लेकिन चोर चोरी करने के बाद साफ बच जाता था, जबकि पुलिस हाथ मलते ही रह जाती थी। हालांकि रेलगाड़ी की सुरक्षा के लिए हर डिब्बे में पुलिस तैनात रहती थी।
विवाह समारोह से लौट रहे बारातियों की कार दोपहर बुल्ढाड़ा जिले के जलगांव जामोद तहसील के एरली पुल से पूर्णा नदी में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए और साथ ही एक बाराती लापता है। घटना के बाद नांदुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार सालुंके अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे, लेकिन जहां कार गिरी वहां उतरकर शव को ढूंढने के लिए कोई निर्देश दिखाई नहीं दिए गए, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष दिखाई दिया। शव को ढूंढने का काम स्थानीय तैराकों द्वारा किया जा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। Here's an attack from Bournemouth. ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। दिल्ली के रेवाड़ी रेलखंड पर इच्छापुरी और खलीलपुर स्टेशन के बीच पिलर नंबर 69/1 के पास एक साधु का शव मिला है। साधु की मौत ट्रेन से गिरने के कारण से होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बहरहाल जीआरपी चौकी पटौदी ने मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हाउस गुड़गांव के लिए भिजवा दिया। ये 2 बजे के आसपास एसएस रेलवे स्टेशन पटौदी रोड ने चौकी में सूचना दी थी कि एक व्यक्ति किलोमीटर 6901 के बीच अपलाइन के अंदर पड़ा हुआ है अननोन रेलगाड़ी से। मैं फिर इसी सूचना पर मौके पर पहुंचा हूं। जो आकर देखा तो ये मृत पाया गया और साधु भेष में है, जिसके पूरे शरीर पर दाहिनी तरफ सिर में चोट है तो पूरे शरीर पर ओडियों के निशान है। गोडे पर भी चोट का गहरा जख्म है, जिसकी 174 CRPC अमल में लाई जा रही है और इसके तलाश के लिए आपको मीडिया में और अखबार में छपवाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से गुड़गांव NCR के ट्रांसपोर्टर में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स कोर्ट के आदेश को दोहरी मार के रूप में देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोर्ट के आदेश ने सभी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि NGT ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए डीजल से चलने वाली गाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया है। NGT के अनुसार 10 साल पुरानी व्यावसायिक वाहनों को रोड से हटाना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो दिल्ली NCR की आबो हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। ऐसे में साइबर सिटी के सभी ट्रांसपोर्टर्स ने मीटिंग कर आगे की रणनीति पर विचार किया। ये इसलिए की है कि जो हमारी गाड़ियां कमर्शियल गाड़ियां, ये हमारी गाड़ियां 15-15 साल पहले से कानून आ चुका है, उसके तहत हमारी गाड़ियां चलनी चाहिए जो चल रही थी। और अभी सरकार ने इमीडिएट कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई ये 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, जो कि सिर्फ दिल्ली के लिए था और ये NCR के लिए नहीं था। जो आसपास के हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, इनके लिए ये अलाउ नहीं था। आज ये बिना वार्निंग दे कमर्शियल, ये जबकि सब पे एप्लीकेबल है, चाहे उसमें कार हैं, चाहे उसके अंदर 3 व्हीलर हैं, चाहे गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, चाहे बसें हैं, सारे सब पे एप्लीकेबल है। आज ये सिर्फ कमर्शियल ट्रकों को, ये पुलिस वालों को जिनको अथॉरिटी नहीं है गाड़ियों को सीज करने की, वो कर रहे हैं, जबकि RTO अथॉरिटी को होती है हमारी गाड़ियाँ, वो पास ही ना करें। कम से कम ट्रक और कारें मिला के 30,000 गाड़ियाँ गुड़गांव में। कितनी गाड़ियां इन्होंने बंद की है? कल में इन्होंने 40 गाड़ियाँ बंद की हैं, जब और पैसे लेके छोड़ रहे हैं, जबकि इनको अगर पकड़नी है तो यहाँ कहाँ बाउंड हो रही है? दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे? खाली गुड़गांव में जहाँ भी चल रही है, शहर में ही। शहर में गुड़गांव शहर में बिल्कुल बाउंड कर दिया। अच्छा, फिर आप लोग क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को इसके लिए समय दिया जाए, जबकि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ हमने गाड़ियाँ भेजनी बंद कर दी हैं। और यदि आप एप्लीकेबल ही कर रहे हैं तो हमें एक वार्निंग दी जाए, हमें समय दिया जाए। पर वो जितनी भी गाड़ियाँ इसके दायरे में आती हैं, चाहे उसमें सरकारी व्हीकल हैं, चाहे हरियाणा रोडवेज की बसें हैं,
चाहे उसके अंदर कारें हैं, सारी की सारी सबका चालान करो, सबको बंद करो। इस मांग को लेकर आप लोगों ने किसी से मिला भी था या कोर्ट वगैरह? हमने कल डीसीपी ट्रैफिक से बात की थी, उसके बाद कल जॉइंट कमिश्नर से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, डीसीपी ट्रैफिक मानता नहीं, उसको पूछो। डीसीपी ट्रैफिक कह रहा है कि सराउंडिंग में हमें कोर्ट में इसके लिए हमें रिप्लाई देना पड़ रहा है। हम सभी एनसीआर के जो शहर हैं उनके अंदर सबको ये रोक रहे हैं, सब में चालान हो रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लग रहा है कि गुड़गांव में खाली हो रहा है। मंत्री वगैरह से मिले आप लोग? अभी नहीं मिले हम। तो आप लोग क्या नेक्स्ट कदम क्या होगा? हमारा कदम ये है कि हम कोर्ट में दिल्ली, हमारी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की, वो कोर्ट में जा रही है इसके अगेंस्ट में। वहाँ पर उसका डिसीजन क्या होता है वो हम देख रहे हैं। उसके बिहाफ पे हम भी चले जाएंगे, नहीं तो हम जाम कर देंगे सब कुछ। और इलाज क्या हमारे भैया, तो सभी को जाम करो। अदर कमर्शियल गाड़ियों क्या मतलब है पकड़ने का? ये तो सारी गाड़ियाँ बंद हो रही है। रोडवेज की बसें भी 20-20 साल पुरानी खटाड़ा चल रही है, जिनका कोई मतलब नहीं है। सरकारी अफसरों पर गाड़ियाँ 15-15 साल पुरानी, सुमो जितनी भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में सारी गाड़ियाँ पुरानी है, 15-15 साल पुरानी। और ट्रक ओनरों को हर स्टैंड से, जहाँ पर स्टैंड बने हुए गाड़ियों को, सबको कॉल की थी कि भाई इसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ गुड़गांव के अंदर हमारी 10 साल की गाड़ी जो है उसको ही लाइबिलिटी 12 साल का हमने परमिट भी ले रखा है, पूरा टैक्स भी हमने 15 साल का हम देते हैं, दे रखा है। और उसके बाद हमारी गाड़ी इम्पाउंड करी जाके, जबकि एनसीआर में तो और भी, सोनीपत भी, भादरगढ़ भी, वहाँ पर इतना नहीं हो रहा है जितना कि यहाँ गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। यहाँ कल भी 55 गाड़ियाँ बंद हो ली है और आज अब तक जो पता लगा हमें, डबल टीम यहाँ लगाई गई है और डबल टीम गाड़ियों को बंद कर रही है। तो यहाँ गवर्नमेंट, जो हरियाणा गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। क्या उसके अंदर वो कहीं फॉरेन कंट्री से ला करके रखे हुए हैं जो कि वो प्रदूषण नहीं देती, और हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा प्रदूषण देती हैं। यदि प्रदूषण पर चेक करनी है तो हम तो ये, हमारी जो डिमांड है, फिटनेस पर गाड़ी को चेक करा जाए। फिटनेस के टाइम में यदि कोई गाड़ी फेल होती है तो उसको फेल कर दो। यदि ज़्यादा उसमें प्रदूषण है तो उसको स्क्रैप में डाल दो, उसको आगे परमिशन नहीं दो। जो हमारी गाड़ी मान लो एक 7 साल हो गए, 7 साल में 15,000 किलोमीटर चली है, ऐसी गाड़ियाँ बहुत हैं, तो उस गाड़ी को भी ख़त्म कर रहे हैं। गाड़ी की कोई लिमिट बनाई जाए किलोमीटर की, जैसे गवर्नमेंट के पास है, मिलिट्री के पास है कि 1 लाख किलोमीटर चलानी है गाड़ी, तो कोई लिमिट तो बनाए हमारे को। अब आप लोग किससे मिले इस बात के लिए? इसके बाद हम कल शाम को कमिश्नर साहब के पास गए थे, डीसीपी ट्रैफिक जो इंचार्ज है उससे मिले थे। उन्होंने साफ कह दिया कि हमने तो चालान करने हैं, हमने गाड़ियां बंद करनी है, क्योंकि मेरे पास तो मगर कोई आदेश आया है। बोला मेरे पास अखबार का आदेश है, डीसीपी विनोद कौशिक। हाँ मगर जी, और फरीदाबाद में कोई गाड़ी बंद नहीं हो रही है, सोनीपत में नहीं हो रही, भादरगढ़ में नहीं हो रही है। गुड़गांव पुलिस गाड़ियों को बंद कर? हाँ पुलिस, ये गुड़गांव पुलिस कर रही है। आरटीओ की तरफ से, आरटीओ से मिले थे, उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस नहीं दो, हमारे पास कोई ऊपर। की बात कर रहे थे आप लोग कोर्ट में? हम कोर्ट में जाने की अभी 4 बजे की हमारी मीटिंग सेटल हुई है दिल्ली में, गुड़गांव ट्रांसपोर्ट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से, और उसके बारे में हम कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद अगर उनसे जो बात हुई उसके बाद? हाँ उसके बारे में आपस में बैठ कर बात करेंगे, कोर्ट जाएं या स्ट्राइक पर जाएं, उसके बारे में बात करेंगे। सुबह हमारी रामविलास शर्मा जी से भी, ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर हैं, उनसे ही बात हुई है। उन्होंने हमारे को आश्वासन तो दिया, परंतु आश्वासन का हमें जवाब नहीं आया है अभी तक। कुल मिला के किसी से कोई मदद नहीं कोई किसी साइड से मदद नहीं मिल रही है। हम एक ही बात गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, ये पुरानी गाड़ी ना समझ कर ये एक ट्रांसपोर्ट का धन है, क्योंकि नई गाड़ी आज के टाइम इतनी कमाई नहीं करती जिससे हम उसका खर्चा या किस्त दे दें। इन पुरानी गाड़ियों से कमा के हम उनको किस्त देते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रविवार को बदरपुर फरीदाबाद लाइन पर मेट्रो का ट्रायल किया। सुबह करीब 11:15 पे ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन से ट्रेन खुली। मंडी हाउसपुर बदरपुर लाइन का विस्तार करके इसे फरीदाबाद तक लाया गया। अधिकारियों के अनुसार इस महीने भर इस रूट पर ट्रायल होगा। इस दौरान जो भी कमियां सामने आएंगी उस पर काम किया जाएगा। इसके बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून तक इस रूट पर आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। निजी परमिटों पर टाइम टेबल लागू होते ही रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम की शुरुआत यमुनानगर से होने के बाद पूरे प्रदेश में बसों को रोक दिया गया। वहीं बसों को ऐसे अचानक रोक दिए जाने पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने यह साफ कह दिया कि अधिकारियों की मनमानी के चलते जब तक टाइम टेबल निजी बंद नहीं करते तब तक वह बसों का चक्का जाम करेंगे।
मैं पाउंटा जाना चाह रहा हूँ। पाउंटा अभी मैं यहाँ से 9:30 बजे से बैठा हूँ। अभी बसों का यहाँ आकर के हमें पता चला है कि स्ट्राइक है। इससे पहले तो हमें पता नहीं, मैं सुबह नाम से आया हूँ और अभी पता नहीं कि कब तक स्ट्राइक रहती है और मुझे पाउंटा जरूरी काम से जाना था। यही, बाकी को भी कोई हाँ जी परेशान तो यहाँ जितने भी बस स्टैंड पे खड़े हैं लोग शायद परेशानी होंगे। इन्होंने सफर करना है, सब नहीं, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसमें हमारे कमिश्नर साहब ने जहाँ पे जमुनानगर में बेकायदा एसडीएम साहब, जीएम साहब और आरटीए साहब की मतलब 3 अधिकारियों की कमेटी बनाने के आदेश दिए थे और वो कमेटी ही डिसाइड करती कि किसके लीगल परमिट हैं और किसको परमिट को आगे टाइम टेबल देना है, कौन कोर्ट से आया, कौन पिटिशनर है। लेकिन ना तो जीएम साहब को पूछा गया, ना एसडीएम साहब को पूछा गया। आरटीए ने एक तरफा रात 1 बजे दफ्तर ला करके इलीगल तरीके से इनको परमिट जारी कर दिए 35-40 गाड़ियों को और सुबह 6 बजे ये गाड़ियां प्राइवेट जहां से रन ओवर हो गई, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष हो गया और जो एक तरफा कार्रवाई आरटीए ने की, इसके खिलाफ आज मतलब डिपो जाम हुआ है। और अगर इसी प्रकार से आरटीए ये करता रहा, ये सारी जिम्मेवारी आज जो चाहे वो पैसेंजर परेशान हो रहे हैं या जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, मैं डीसी साहब से अपील करूंगा कि आपके आदेशों की जो उल्लंघना हुई है उसके खिलाफ आरटीए साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए बेकायदा, क्योंकि आज जनता भी आज परेशान हो रही है, उसके जिम्मेवार केवल आरटीए साहब है यहाँ पे। तो जो परमिट है वो कितने लोगों को जारी करने से? हाँ, परमिट जो पिटिशनर थे हाई कोर्ट के वो केवल एक सोसाइटी थी, दुर्गा सोसाइटी, उसको हमने परसों ही जीएम साहब ने और आरटीए ने बैठ करके टाइम टेबल जारी कर दिया था। एक गाड़ी को हमने कोई एतराज नहीं किया कि जो लीगल है उसको दे दिया जाए, लेकिन ये इलीगल तरीके से जो पिटिशनर नहीं है उनको भी आरटीए ने जो रातों रात जो परमिट दिया, इसका विरोध है कि इलीगल तरीके से नहीं चलेगा। और अगर आरटीए एक तरफा टाइम टेबल देगा तो फिर वो बस स्टैंड से नहीं चलेंगी, वो आरटीए अपने ऑफिस से चलाए, जहां से नहीं हम चलने देंगे किसी की मतलब। कारण क्या मानते हैं? कारण इसमें करप्शन एक सबसे बड़ा कारण है, इसमें सबसे बड़ा करप्शन, क्योंकि आरटीए जितने दफ्तर है आपको भी पता है कि हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्ट के जितनी करप्शन है वो आरटीए ऑफिस से होती है। और खेमका साहब को जो बदला गया सरकार के द्वारा वो इसलिए तो बदला गया कि वो करप्शन के खिलाफ थे, इस करप्शन को मिटाना चाहते थे, लेकिन उनको ईमानदार अधिकारी को नहीं टिकने दिया वहां पे। तो ये सारा का सारा जो जुमला है, ये करप्शन की वजह से सारी जनता भी परेशान हो रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो ईमानदार अधिकारी आते हैं उनको हटा करके इस प्रकार का सबूत दे रही है जनता के बीच में, क्योंकि पूरी जनता को पता है कि जो दुकानदारियां हैं, करोड़ों रुपया यहाँ पर करप्शन का चलता है आरटीओ ऑफिस में, मतलब जहां तक के गाड़ी पास करने का, सब चीज का, जहां पर पैसे के बगैर दलालों के थ्रू सारे काम होते हैं। इस पर सरकार रोक लगाना नहीं चाहती, इसीलिए ये जो हालात हो रहे हैं, ये जनता जो परेशान है, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है। अगर इनको वापस नहीं लिया जाता तो आगे क्या? हाँ, अगर इनको इलीगल तरीके से चलाने का प्रयास किया गया और इनको आज वापस नहीं लेते, सिर्फ एक गाड़ी हम जो पिटिशनर है, जब और भी जो हाई कोर्ट से आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लीगली जो हाई कोर्ट के आदेश होंगे वो हम मानेंगे बेकायदा, उसको वो नहीं करेंगे, लेकिन बगैर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगर आरटीए अपनी तरफ से देना चाहेगा किसी कीमत पर उसको बस स्टैंड से नहीं चलने दिया जाएगा। उपमंडल गोहला के गांव तारानवाली में 9 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। गोहला के गांव तारानवाली में साथ लगती पंजाब की सीमा पर स्थित गांव नेटू में चल रही कंबाइन मशीन से उठी चिंगारी से आग भड़कने के कारण पंजाब में किसान की गेहूं की खड़ी तकरीबन 1.5 एकड़ फसल जल गई। वहीं आग विकराल रूप धारण कर पंजाब की सीमा पार कर हरियाणा में गोहला चिका के गांव तारानवाली में जा घुसी, जिससे किसान अमरीक सिंह और दलजीत सिंह की खेतों में बड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिससे गोहला से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पंजाब चों लग के आई है कंबाइन चलती भी, पता नहीं कंबाइन चों निकली है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬੀੜੀ ਬੂੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ नहीं बचा, बहुत ज़्यादा नुकसान होया। क्या फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है? फायर ब्रिगेड आने से पहले आग तो बुझा ली गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये मांग है कि जो उचित मुआवजा है वो दें हमको। पहले तो जीरी में पैसे का घाटा है, अब ये कणक में बरसात में सारा खर्चा हुआ इस पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।